हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एमपीजीके की सीरीज जो हमारी चल रही थी उसके अंतर्गत हमने वनों का वर्णन स्टार्ट कर दिया था। मध्य प्रदेश के वन हम पढ़ रहे थे और पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि आखिर मध्य प्रदेश में वन जो है वो किन किन क्षेत्रों में सर्वाधिक पाए जाते हैं और इसके अलावा जो ये वन है किन जिलों में सर्वाधिक पाए जाते हैं, किन जिलों में सबसे कम वन पाए जाते हैं, ये सारी चीजें हमने देखी थी। अगर आपने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हो। हमारा जो आज का सेशन होगा वो होगा मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण, मतलब किन किन आधारों पर मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण किया गया है। ये इतना ज्यादा आपको रटने की वाली बात नहीं है, बहुत ईजी है। तो मध्य प्रदेश में वनों को 5 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, वनों का जो वर्गीकरण किया गया है वो किया गया है 5 आधारों पर। कौन कौन से देखते हैं हम यहां पर। पहला है भौतिक आधार पर या भौगोलिक आधार पर। दूसरा है प्रशासनिक आधार पर। तीसरा है प्रादेशिक आधार पर। प्रादेशिक आधार पर। चौथा है प्रजाति के आधार पर। प्रजाति के आधार पर। और जो आखिरी है वो है वन विभाग के आधार पर। वन विभाग के आधार पर, है ना। तो इन 5 आधारों पर मध्य प्रदेश में वनों को वर्गीकृत किया गया है। अब इनमें से ये जो 5 आधार है सबको आपको रटना यहाँ पर ज्यादा जरूरी नहीं है। यहाँ पर आप केवल भौगोलिक आधार पर और प्रशासनिक आधार पर याद रख सकते हो। ठीक है, तो भौगोलिक आधार पर जो वनों का वर्गीकरण है वो किया गया है 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। मैं इसको एक बार वॉश करके फिर से बताती हूँ, आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। बहुत इजी सा ये टॉपिक है। तो इन 5 आधारों में से सबसे पहला हम देखेंगे क्या, भौगोलिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। तो पहला पॉइंट डालेंगे भौगोलिक आधार पर। ओके, भौगोलिक आधार पर जो पहला प्रकार है वनों का वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, जो दूसरा प्रकार है वनों का वो है उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। और जो तीसरा प्रकार है वो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, तो 3 आधार पर यहाँ पर भौगोलिक आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है वनों को। कौन कौन से, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन।
ठीक है। अब देखिए जो पहला जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यह जो वन होते हैं ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर वर्षा का औसत होता है लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर। यहां पर आपको यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि याद रखनी है। ओके, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो कि भौगोलिक आधार पर पहला विभाजन है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो होते हैं वो उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर औसतन वर्षा होती है। औसतन वर्षा के क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। इनकी विशेषता क्या है, जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की जो लकड़ियां होती है या फिर जो पौधे होते हैं, इनकी विशेषता ये है कि इनके पौधे जो होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा इमारती किस्म की लकड़ी इनसे पाई जाती है। ठीक है, उत्तम किस्म की लकड़ी इनसे हमें प्राप्त होती है, जैसे कि सागौन आपने नाम सुना हो अगर, ठीक है, साल नाम सुना हो। तो ये सारे जो वन है इंपॉर्टेंट क्या, जो महत्वपूर्ण वन है जिनसे इमारती लकड़ी जैसे कि फर्नीचर वगैरह भवन निर्माण में जिन चीजों का यूज होता है, तो वो सब पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के ही अंतर्गत। और ये वन कितने वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, औसतन 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक वर्षा वाले क्षेत्रों में। ओके, सेकेंड है उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन जो है वह उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर औसतन वर्षा 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, वर्षा याद रखिएगा, वर्षा आपको केवल मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही नहीं, जब आप ज्योग्राफी भी पढ़ोगे ना इंडिया की या फिर वर्ल्ड की, वहां पर भी आपको ये चीजें काम आ जाएंगी। तो उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन जो होते हैं वो उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर औसतन वर्षा 100 से लेकर के 150 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, और इससे वनोपज एवं लकड़ी दोनों ही प्राप्त होती है, मतलब वन से जो भी उपज मिलते हैं वो भी प्राप्त होता है और साथ ही साथ लकड़ी, अब वन ही है तो लकड़ी तो प्राप्त होगी। और इनमें भी लगभग वही साल, सागौन, बांस, ठीक है, और ये बीजा, जामुन, महुआ, हर्रा, ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं। आते हैं थर्ड में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। जो ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है, ये जो होते हैं वन, ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों में वैसे तो मिलते हैं। ठीक है, ये बहुतायत मात्रा में कहां पर मिलते हैं, जहां पर कम वर्षा होती है, जैसे लगभग औसतन वर्षा जहां पर होगी 25 से 75 सेंटीमीटर। तो याद कर लिया आपने, 50 से 100 वालों में होगी। आप उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती से याद करना, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन जहां पर 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है, उससे कम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जहां पर 50 से 100 सेंटीमीटर औसतन वर्षा होती है, और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जहां पर 25 से 75 सेंटीमीटर लगभग औसतन वर्षा होती है। ठीक है, जो ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है ना, इनके अंतर्गत पाए जाते हैं तेंदू और शीशम, बबूल, कांकर, जो सूखे वृक्ष थोड़ा होते हैं, सूखे नहीं होते मतलब हमें दिखते हैं, कटीले वृक्ष जो होते हैं, कटीले वृक्ष इसमें उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों के अंतर्गत हमें दिखाई पड़ते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए आप कि ये वन आखिर किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत। तो जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है ये पाए जाते हैं कहाँ पे पाए जाएंगे, ऑफकोर्स जहां पर वनों की संख्या ज्यादा है, ठीक ठाक वन जहां पर पाए जाते हैं, जैसे जबलपुर, सागर, छतरपुर, है ना, पन्ना, बैतूल, होशंगाबाद, मालवा, तो उन क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। उसके बाद उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन जो है वो पाए जाते हैं अपना ये जो मध्य प्रदेश का बघेल खंड वाला रीजन है, शहडोल, सीधी, है ना, और साथ ही साथ मंडला, ठीक है, मंडला हो गया, बालाघाट हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, वहां पर पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन, और वर्षा भी थोड़ा ज्यादा होती है वहां पे। और ये जो शुष्क पर्णपाती वन है ये पाए जाते हैं रतलाम, मंदसौर, दतिया, ग्वालियर, निमाड़, मतलब लगभग उत्तर पश्चिमी जिलों में पाए जाते हैं। ठीक है, कौन से, शुष्क पर्णपाती वन। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला विभाजन वनों का, किसके आधार पर, भौगोलिक आधार पर। अब हम देखते हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। तो सेकंड डाल सकते हैं, प्रशासनिक आधार पर वर्गीकरण। तो प्रशासनिक आधार पर मतलब शासन ने, अब नाम से ही पता चल रहा है, तो शासन ने, सरकार के द्वारा वनों को भी कुछ भागों में विभाजित किया गया है। और ये जो वर्गीकरण है ये भी है 3 प्रकार का। इसके अंतर्गत ही
पहला जो है भाग वो है आरक्षित वनों का, जो दूसरा भाग है वो है संरक्षित वनों का। ठीक है, आरक्षित वन, संरक्षित वन, और जो अगला है वो है अवर्गीकृत वनों का। अवर्गीकृत वन। ठीक है, तो प्रशासनिक आधार पर भी वनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो है आरक्षित वन, दूसरा है संरक्षित वन, और तीसरा है अवर्गीकृत वन। ठीक है, देखिए आरक्षित वनों की क्या विशेषता है, क्यों आखिर विभाजन हुआ है प्रशासनिक आधार पर। तो देखिए आरक्षित वन जो है, इनकी मुख्य विशेषता ये है कि इन वनों में सरकार का पूरी तरह से नियंत्रण होता है। सरकार पूरी तरह से अपने आरक्षित से आप ये समझ लो कि पूरी तरह से अपने ही आरक्षण में ये रखती है। ठीक है, तो ना तो यहाँ पर आप लकड़ी काट सकते हो और ना ही यहाँ पर किसी भी पशु की चराई की जा सकती है। ठीक है, तो पूर्णतः यहाँ पर चराई और लकड़ी काटना क्या होता है, निषिद्ध होता है, निषेध होता है। मतलब यहाँ पर पूरी तरह से मना होता है, कोई भी गुंजाइश नहीं है कि आप आरक्षित वनों में जाके और अपने जानवरों की चराई करो या फिर लकड़ियों को काटो। जो ये आरक्षित वन है, ये टोटल वनों में अगर इनके प्रतिशत की बात की जाए तो टोटल वनों में इनका प्रतिशत है, मध्य प्रदेश में जितना टोटल वन है उनमें से आरक्षित वनों का प्रतिशत है, प्रतिशत भी याद रखेंगे 61.65%। देखिए जो परसेंट है ये अलग अलग जगह पे अलग अलग भी मिल सकता है। तो यहाँ पे आरक्षित वनों की हम बात कर रहे हैं, तो क्या याद रखना है आपको, 2 चीजें याद रखनी है। क्या याद रखना है कि यहाँ पर पूरी तरह से लकड़ी काटना और चराई, पशुओं की चराई पूरी तरह से यहाँ पर प्रतिबंधित होती है, और ये टोटल वनों का 61.65% जो है कवर करता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं संरक्षित वन। तो ये जो संरक्षित वन है ये भी लगभग आरक्षित वनों के ही जैसे है। यहाँ पर भी चराई या फिर लकड़ी काटना पूरी तरह से नहीं, निषिद्ध होता है, लेकिन पूरी तरह से निषिद्ध नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर आप लाइसेंस प्राप्त करके लकड़ियों की कटाई कर सकते हो। आ रहा है समझ में। आरक्षित वनों में चाहे आपको लाइसेंस आपके पास क्यों ना हो, आपको बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि वहां पे जाके आप लकड़ियों को काट लो। लेकिन संरक्षित वन में आप लाइसेंस को प्राप्त करके, अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप लकड़ियों को काट सकते हो। ठीक है, और ये जो संरक्षित वन है इनका टोटल प्रतिशत, मतलब टोटल कुल वनों में इनका प्रतिशत है 37.3%। आगे समझ में। तो आरक्षित वन में पूरी तरह से निषेध होता है, कभी यहाँ पर लकड़ी नहीं काटी जा सकती और न ही पशुचारण की व्यवस्था कोई होती है। संरक्षित वनों में भी ऐसा होता है, यहाँ पर भी लकड़ियों की कटाई या फिर पशुओं की चराई क्या है, प्रतिबंधित है। लेकिन अगर आपके पास लाइसेंस है, अगर आप लाइसेंस प्राप्त कर सकते हो तो लाइसेंस प्राप्त करने के बाद आप यहाँ पर लकड़ियों को काट सकते हो। आरक्षित वनों का जो टोटल प्रतिशत है, कुल वनों में जो प्रतिशत है वो है 61.65%। मतलब क्या है कि जो टोटल एरिया है वनों का, उस वन के अंतर्गत जो 61.65% है वो आरक्षित वनों के अंतर्गत आता है। संरक्षित वनों का प्रतिशत क्या है, 37.3%। अगला है, आरक्षित हो गया, संरक्षित हो गया। अब हम आते हैं अवर्गीकृत वन में। तो अवर्गीकृत वन ऐसे वन होते हैं जहां पर शासन की नजर अभी नहीं पड़ी होती है। मतलब यहाँ पर आप आसानी से लकड़ियों को भी काट सकते हो और आसानी से यहाँ पर पशुओं की चराई भी हो सकती है। ठीक है, और ऐसे वनों का जो प्रतिशत है, लिख देती हूं, पशुचारण की व्यवस्था क्या, आप जाके वहां पे पशुओं की चराई कर सकते हो और लकड़ियों को भी काटने की व्यवस्था वहां पर होती है। ठीक है, लकड़ियां भी काट सकते हो, और इनका जो प्रतिशत है वो काफी कम है और ये है 1.7%। ठीक है, तो मात्र 1.7% मध्य प्रदेश में है अवर्गीकृत वन। ओके, तो और ये जो मैंने प्रशासनिक आधार बताया, इसके पहले मैंने भौगोलिक आधार बताए थे, ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी है, जैसे प्रजाति के आधार पर जो वनों को बांटा जाता है वो सागौन, साल और मिश्रित पर्णपाती में बांटा जाता है। और जो प्रादेशिक आधार मैंने बताया था उनके आधार पर भी बांटा जाता है। जैसे पहला तो उसका भाग होता है विंध्य कैमूर श्रेणी, दूसरा होता है मुरैना एवं शिवपुरी पठार, तीसरा होता है सतपुड़ा मैकल बघेलखंड। ठीक है, तो यहाँ
पर ये सारी चीजें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको ज्यादा नहीं अंदर डीप में डालूंगी। आपको यहाँ पर केवल दो जो इनके पार्टीशन है, दो आधार है वो याद रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन कौन कौन से होते हैं, इनमें क्या क्या चीजें प्रतिबंधित होती हैं और साथ ही साथ इनका कितना प्रतिशत यहाँ पर मौजूद है। ये हो गए हमारे वनों के वर्गीकरण। अब इसके बाद हम देखेंगे क्या राज्य में कुछ प्रमुख वन संस्थान है, ठीक है, और साथ ही साथ बहुत सारी वनों के लिए योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य की, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल को, मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।